हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन का सफल परीक्षण। एचएएल द्वारा 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने की चल रही है तैयारी। भारत के स्वदेशी कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स में इस्तेमाल नहीं होगी डीआरडीओ की स्वदेशी एआईपी टेक्नोलॉजी। भारतवासियों द्वारा दलाई लामा का जन्मदिन सेलिब्रेट किए जाने पर चाइनीज सोल्जर्स ने दिखाया अपना प्रोटेस्ट। और यूपी में ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करने की थी योजना। आज ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन यानी कि ब्रह्मोस ईआर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और आज जो ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट की गई है उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। हालांकि फिलहाल जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक डीआरडीओ की तरफ से इस ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट को लेकर कोई भी औपचारिक रूप से बयान देखने को नहीं मिला है और इसलिए इस परीक्षण के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही इसकी अन्य डिटेल्स के बारे में पता लगेगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल द्वारा एक्सेप्टेंस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स उन 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले हेलीकॉप्टर्स का हिस्सा है जिन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्रूवल दिया गया था। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि एचएएल ने इस साल इंडियन आर्मी के लिए 4 एलसीएच और इंडियन एयरफोर्स के लिए 2 और एलसीएच हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करने की योजना बनाई है। और जबकि बाकी के जो 6 एलसीएच हेलीकॉप्टर्स हैं वो अगले साल तक प्रोड्यूस किए जाएंगे। इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75 आई है जिसके तहत स्वदेशी तौर पर भारत में 6 नई कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को बनाया जाना है और ये सबमरीन्स एआईपी टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी। तो इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट एएनआई की तरफ से जारी की गई है जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि नेवी की इन 6 नई कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एआईपी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि डीआरडीओ की तरफ से उनकी एआईपी टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में इंडक्ट करने को लेकर जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक डीआरडीओ की एआईपी टेक्नोलॉजी को इस टेंडर में शामिल नहीं किया गया है। और इंडियन नेवी ने डीआरडीओ को उनकी एआईपी टेक्नोलॉजी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पर लगाने की अनुमति देने से पहले उनकी टेक्नोलॉजी को एक प्लेटफॉर्म पर प्रूव करने के लिए कहा है। और जबकि पिछले साल डीआरडीओ की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने स्वदेशी तौर पर एआईपी सिस्टम को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को हासिल कर लिया है और उनका ये सिस्टम एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप पर प्रूव भी किया गया है। और बाकी सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि इंडियन नेवी अपनी परियोजना के लिए कंटेंडर्स को वर्तमान समय में केवल उन्हीं ऑपरेशनल एआईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अनुमति देगी जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास भी उपलब्ध होगी। और बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने के अंत तक रशिया की यात्रा करेंगे और उनकी इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स पर बात की जा सकती है जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन्स वाली डील भी शामिल है। इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि लद्दाख के डेमचुक रीजन में जो सिंधु नदी है उसकी दूसरी साइड चाइनीज सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस दिखाई दिए थे। और जिस दिन इंडियन विलेजर्स दलाई लामा के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस दिन ये चाइनीज सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस इसके खिलाफ अपने हाथों में बैनर्स और चाइनीज फ्लैग लिए हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये भी बताया गया है कि चाइनीज सोल्जर्स और सिविलियंस 5 व्हीकल्स में अपने हाथों में बैनर्स और चाइनीज फ्लैग लिए हुए उस विलेज कम्युनिटी सेंटर के पास आए थे जहाँ पे दलाई लामा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दलाई लामा को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई थी। और दलाई लामा के साथ भारत की नजदीकियां शायद हमारे चिंती पड़ोसियों को सही से हजम नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से जो उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है उसी फ्रस्ट्रेशन के चलते 6 जुलाई को ये इंसिडेंट देखने को मिला है। बाकी अगर चिंती पड़ोसियों की बात हो ही रही है तो आपको एक अपडेट और दे दें कि फिलहाल अभी तक भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग किस दिन होनी है इसको लेकर तो डेट फाइनल नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट निकल के जरूर सामने आई है कि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा हुआ है जिसमें एलएसी के पास उसकी कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी शामिल हैं। और जबकि इंडिया नेपाल चाइना ट्रांजैक्शन में बुरांग के पास हिली एरिया में ग्राउंड लेवलिंग का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। और वैसे अगर चीन सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पर लगा हुआ है तो भारत को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो कार्य है उसे और तेज करना चाहिए। कल उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ के काकोरी से जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिनका कनेक्शन अलकायदा के साथ भी पाए जाने का शक है, तो इनसे जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ये राज्य के अलग अलग स्थानों पर ह्यूमन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करने की योजना भी बना रहे थे और जहां ये रह रहे थे वहां से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव भी सीज किया गया है। और लखनऊ से इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद फिर रविवार को बिहार स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन पर एक अलर्ट भी जारी किया गया था और जिसके तहत सभी सेंसिटिव और स्टेट बॉर्डर एरिया अथॉरिटीज को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया था।
और बाकी पकड़े गए इन दोनों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां इनकी सही तरीके से खातिरदारी करके इनसे पूछताछ की जाएगी। और अभी कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि कार पलटाने वाली स्ट्रेटेजी यूज होगी या नहीं। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि इस सप्ताह तजाकिस्तान में आयोजित होने वाली SCO मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अफगानिस्तान के कांधार में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास से 50 डिप्लोमेट और अन्य सिक्योरिटी पर्सनल को इवैक्यूएट करने के लिए भारत की तरफ से जो फ्लाइट चलाई गई थी, तो उस दौरान भारत ने पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था और इंडियन एयरफोर्स की इस स्पेशल फ्लाइट ने पाकिस्तान एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए भारत के डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कराया है। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारी जून महीने की विदेश मैगजीन पब्लिश हो चुकी है और हमेशा की तरह जो हमारा उद्देश्य है लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी का कंटेंट देना, उसी को बरकरार रखते हुए इस विदेश मैगजीन के भी जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप इस विदेश मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। US एयरफोर्स एक नई नेविगेशन सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नया नेविगेशन सिस्टम है ये पोजीशनिंग डेटा को इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेगा। और अगर अमेरिका के इस नए सिस्टम के टेस्ट सफल रहते हैं तो फिर US एयरफोर्स के पास नेविगेशन सिस्टम का एक ऐसा ऑल्टरनेटिव होगा जिसके चलते अगर अमेरिका के एडवर्सरीज जैसे कि चाइना अमेरिका के सैटेलाइट लिंक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो भी अमेरिका को अपने जेट्स, मिसाइल्स इन सभी को नेविगेट करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और इतना ही नहीं बल्कि ये मिसाइल्स को टारगेट को और भी सटीकता के साथ हिट करने में मदद भी करेगा। और अब US एयरफोर्स इस नेविगेशन सिस्टम का एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने की योजना बना रही है और इस टेस्ट के हिस्से के तौर पर US एयरफोर्स का जेट नेविगेट करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के टाइनी वेरिएशंस का इस्तेमाल करेगा और अगले महीने इसकी टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जानी है। और जो ये नया सिस्टम है ये पॉड बेस्ड मॉड्यूलर सेंसर पैकेज में इंस्टॉल किया जाएगा और ये मैग्नेटोमीटर के साथ भी इक्विप्ड होगा ताकि ये पृथ्वी की लोकल मैग्नेटिक फील्ड को रीड कर सके। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इस पर सफलता हासिल होती है तो ये सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग और नेविगेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट होगी। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।